हेलो फ्रेंड्स, आई एम सूरज कुमार चौधरी फ्रॉम वैष्णव इंग्लिश स्पोकन सेंटर। फ्रेंड्स, आज मैं बिहार बोर्ड का रेनबो पार्ट 2 जो कि क्लास 12th के लिए है, उसका चैप्टर नंबर 3 जिसका नाम है अ पिच ऑफ अ स्नब, उसका अनुवाद करने जा रहा हूँ। इस पाठ के लेखक मनोहर मालगांवकर हैं। हाँ, ये खास तौर से क्लास 12th के लिए है। वैसे स्टूडेंट्स जो कि इस वर्ष क्लास 12th की तैयारी कर रहे होंगे, उनके सहयोग हेतु मैं ये वीडियो बना रहा हूँ। इसमें मैं इस पूरे किताब का यानी कि इस पूरे चैप्टर का, पूरे किताब का नहीं, इस पूरे चैप्टर का यानी कि ये जो पार्ट 3 है उसका मैं अनुवाद करने जा रहा हूँ। इस पाठ को पहले समझते हैं। इसका हेडिंग, पिच का मतलब होता है चुटकी, यानी कि ए पिच का मतलब हो गया एक चुटकी, और स्नफ का मतलब होता है खैनी। हालांकि इसका ज़्यादा जिक्र इस बुक में नहीं है, एक दो जगह है, लेकिन फिर भी इसको हेडिंग के रूप में लेखक ने दिया है। इसके लेखक है मनोहर मालगांवकर, जिनका जन्म 1913 ईस्वी में हुआ था, जो कि खास तौर से एक उपन्यासकार और लघु कथा के लेखक के रूप में जाने जाते थे, जिनके द्वारा 25 से भी ज़्यादा पुस्तकें लिखी गई हैं, जो कि प्रकाशित हो चुकी हैं। उनके द्वारा लिखी गई कुछ मुख्य किताबें हैं, जिनका नाम डिस्टेंट ड्रम है, द प्रिंसेस है, अ बेंड इन द गंगेज है, और बम्बई विवेयर है। ये जो पाठ अ पिच ऑफ अ स्नफ है, ये भारतीय लघु कथा जो कि इंग्लिश भाषा में लिखी गई है, उससे लिया गया है। तो चलिए अब हम पाठ की शुरुआत करते हैं। उसका हम लोग हिंदी करते हैं। जब लेखक की माँ यह बताते हैं कि नानू काका आ रहे हैं, तो ये इन्फॉर्मेशन यानी कि ये सूचना उनको झकझोर देता है और वो बोलते हैं, हे ईश्वर, क्या हम उन्हें तार नहीं भेज सकते हैं कि हम जा रहे हैं यहाँ से, मेरा स्थानांतरण हो गया है, या फिर और कुछ भी। तब उनकी माँ बोलती है, नहीं प्रिय, वह तो पहले ही गाड़ी में बैठ चुके होंगे। इसके अतिरिक्त उन्होंने मुझे आश्वस्त करते हुए कहा है कि वह 2 या 3 दिन से अधिक नहीं रुक सकते। तब फिर लेखक बोलते हैं, इतनी गर्मी में वह दिल्ली क्यों आ रहे हैं? तब उनकी माँ बोलती है, वह किसी मंत्री से भेंट करना चाहते हैं। क्या इसका अर्थ यह हुआ कि वह यहाँ कई सप्ताह रहेंगे? मंत्री लोगों से कई सप्ताह तक नहीं मिलते, यानी कि जितने भी मंत्री लोग होते हैं वो तो कई सप्ताह या कई महीने भी लोगों से नहीं मिल पाते हैं। यानी कि उन लोगों से मिलने का मतलब है कि बहुत सारे दिन लग जाएंगे। तो इसका मतलब कितने सारे दिन वे रुकेंगे यहाँ? हे मेरे भगवान। तब फिर उनकी माता जी बोलती हैं, यदि तुम्हारे नानू काका किसी मंत्री से मिलना चाहते हैं तो मुझे विश्वास है कि वह उसे मिल ही लेंगे। दिन हो या रात हो, किसी समय भी वे जाकर के मिल लेंगे। चूंकि लेखक की माँ अपने परिवार वालों के प्रति सदा निष्ठावान रहती थी, और फिर नानू काका उनके तो भाई हैं।
दूसरी ओर मंत्रियों के बारे में लेखक के मन में कुछ ग्रंथि हैं। वे परख अवधि पर अंडर सेक्रेटरी हैं और इसलिए उन्हें मंत्रियों को ईश्वर से 2 पद ऊपर समझने की प्रशिक्षण दिया जाता है। सेक्रेटरी केवल 1 पद ऊपर ही होता है। ये लेखक का कहना है। फिर इसके बाद लेखक जाते हैं रेलवे स्टेशन। जब रेलगाड़ी आती है उस समय वे प्लेटफॉर्म पर ही प्रतीक्षा कर रहे होते हैं। नानू काका जो हैं द्वितीय दर्जे के डिब्बे के द्वार पर खड़े थे। एक प्रभावशाली व्यक्तित्व, यानी कि उनका देखने में व्यक्तित्व जो था एक प्रभावशाली था। उनके सफ़ेद बाल थे और उनके पास प्रभावशाली मूंछें, जिसको कि जैसा कि आप लोगों ने सुना होगा चाहे देखते होंगे कि पहले के लोग ज़्यादातर मूंछें रखा करते थे। ठीक उसी प्रकार से वे भी मूंछें रखे थे और वह दिखने में दक्षिणी यानी दक्षिण के ब्राह्मणों के पुराने फैशन वाले लग रहे थे, जो कि अपने घुटनों तक काला कोट पहने हुए थे और लाल रेशमी पगड़ी पहने हुए थे और उनके कंधे पर एक अंगोछा था। फिर लेखक कहते हैं कि जब मैं पास गया उन्होंने मुझे एक टोकरी पकड़ा दी। यानी कि जो नानू काका जो थे एक टोकरी लेकर के आए थे और उस टोकरी को लेखक को थमा दिए और बोले इसे तुरंत बाहर ले जाओ। फिर लेखक बोलते हैं धीरे से और बोलते हैं, वही नानू काका बोलते हैं, मैं तुमसे स्टेशन के बाहर मिलूंगा। लेखक कोई प्रश्न नहीं पूछते हैं, यानी लेखक का कहना है कि मैंने कोई प्रश्न नहीं पूछा, मैंने अपने टोकरी को बगल में छिपाया और टर्न बैक हो गया, यानी कि पीछे मुड़ गया और जाने लगा। और जाते जाते एक भारी भरकम मारवाड़ी महिला से जाकर टकरा गया, जिसने अपने सिर को पूरी तरह से बुर्के से ढक रखा था। परंतु मेरी क्षमा याचना टोकरी में से आने वाले विचित्र ध्वनियों के बीच डूब गई। यानी कि कहने का मतलब है कि जैसे ही वे उस लेडी से टक्कर खाते हैं वे उसे सॉरी बोलते हैं और सॉरी बोलते हैं तो जस्ट उसी समय उनके टोकरी से कुछ ध्वनि आती है और वो ध्वनि आती है तो क्या होता है, किस तरह का ध्वनि आता है, तो बिल्ली के बच्चे का ध्वनि आता है, म्याऊं म्याऊं। वे कहते हैं कि मैं झुककर वहां से निकल पड़ता हूं। फिर वे भीड़ में घुल मिलकर एक सिख बारात के साथ गेट से बाहर चले जाते हैं। फिर लेखक कहते हैं कि नानू काका को आने में थोड़ी देर हो गई। उस समय तक लगभग जितने भी स्टेशन पर तांगे थे या गाड़ी वगैरह थे सारे के सारे चले जा चुके थे। बस एक अंतिम तांगा बचा था जो कि अभी जाने वाला था। जब नानू काका बाहर आते हैं
ठीक उन्हीं के साथ एक निरीक्षक यानी कि टीटी उनके साथ चापलूसी करते हुए आ रहा था। तीसरे दर्जे में यानी कि थर्ड क्लास के बोगी में कोई जगह नहीं था, यानी कि कहीं पर स्थान नहीं था। इस वजह से उन्हें दूसरे दर्जे के बोगी में यानी कि सेकेंड क्लास के बोगी का यात्रा करना पड़ा। वैसे सेकेंड क्लास का बोगी का उन्हें टिकट नहीं मिल पा रहा था, लेकिन फिर भी वे सेकेंड क्लास के बोगी की ही यात्रा करके आए। उनके साथ वो टीटी भी आ रहा था। जब वो मेरे पास आए तो उन्होंने सारी बातें बताई कि मुझे तीसरे दर्जे का टिकट था, यानी कि मेरे पास तीसरे दर्जे का टिकट था, लेकिन मुझे तीसरे दर्जे में जगह नहीं मिली, जिसके वजह से मुझे दूसरे दर्जे के डब्बे में यानी कि सेकेंड क्लास के बोगी में मुझे यात्रा करनी पड़ी। खैर, ये जो टिकट मास्टर जो है ये बहुत अच्छा व्यक्ति है। सब कुछ बहुत ही अच्छे तरीके से सुलझ गया। देखा तुमने, वो वहाँ से यहाँ तक मेरे साथ आया ताकि मुझे कोई प्रॉब्लम ना हो, मुझे कोई परेशानी ना हो। और ये बिलौटे तो निसंदेह निःशुल्क यात्रा की। बताओ कैसा रहा? तब मैंने कहा, यानी कि लेखक ने कहा, बहुत ठीक। फिर उन्होंने कुछ सोच करके बताया, बोला शायद यह मर गया है। उन्होंने ऐसा आशा करते हुए बोला। फिर नानू काका कहते हैं कि हम लोग कार में बैठ जाते हैं और मैं दूसरे गियर में बदलता हूँ, गाड़ी का गियर दूसरे में बदलता हूँ। तभी नानू काका पूछ डालते हैं कि मैं मंत्री से मिलना चाहता हूँ, भेंट करना चाहता हूँ। तुमने भेंट करने के लिए कब समय सोचा है, कब समय निश्चित किया है? क्योंकि मैं यहाँ पर 2-3 दिन से अधिक नहीं रुक सकता हूँ, यहाँ पर उससे ज़्यादा नहीं ठहर सकता। ज़्यादा से ज़्यादा 3 दिन मैं ठहर सकता हूँ। तब लेखक सोचे कि यही अच्छा समय है कहने का, जो भी हो हमें क्लियर बोल देना चाहिए। तब वे बोलते हैं, देखो मामा जी, मैं केवल परख अवधि पर एक अंडर सेक्रेटरी हूँ और मंत्री से जाकर भेंट के बारे में पूछना मेरी नौकरी की हैसियत से ऊपर की बात है। यानी कि मुझ में ऐसी हैसियत नहीं है कि मैं उनसे जाकर के पूछूं कि आप उनसे भेंट करना चाहते हैं। तब नानू काका बोलते हैं कि अच्छा है, ऐसी बात है, मुझे तो आशा थी। अच्छा ठीक है, कोई बात नहीं है। उन्होंने अपने हाथों में एक चुटकी खैनी ली और उसे मला और उसे खाने के बाद जो है अपनी अंगुलियों को अंगोछे पर पोंछ लेते हैं, अंगोछे से पोंछ लेते हैं, ठीक है। और सीट से यानी कि पीठ लगाकर मैंने कि थोड़ा सा लुढ़क कर बैठ जाते हैं और फिर वे अपनी आँखों को बंद करके अपनी भौहों को सिकोड़ने लगते हैं। और उनको देखने के बाद ऐसा प्रतीत होता है जैसे कि वे एकदम गहन विचार में डूब गए हों। उन्होंने न जाने कितनी बार दक्षिणी तरीके से, दक्षिणी ढंग से खेद या घृणा को दर्शाने के लिए
अपनी जिह्वा से किटकिट की आवाज़ निकाली। जब हम लोग घर पहुँचे, वहाँ पर हम लोगों ने देखा, यानी कि लेखक का कहना है कि जब हम लोग घर पहुँचे, वहाँ पर हम लोगों ने देखा कि माँ द्वार पर प्रतीक्षा कर रही थी, यानी कि लेखक की माँ द्वार पर प्रतीक्षा कर रही थी। नानू काका की तो वो बहन थी, और लेखक की माँ का चेहरा, यानी कि लेखक कहते हैं कि और मेरी माँ का चेहरा मुस्कान से एकदम खिल उठा, और बिलौटे को देखकर उनकी खुशी का ठिकाना नहीं रहा। और नानू काका के बारे में उन्होंने बहुत उत्तेजना प्रकट की। फिर लेखक ये भी देखते हैं कि उनकी माता ने लेखक के शयन कक्ष में उनके नानू काका को ठहरने के लिए व्यवस्था कर दी थी। उसके बाद लेखक को अपनी चारपाई को एक बरामदे में ले जाकर के बिछाना पड़ा, यानी कि वो जगह जो है, जो इनका शयन कक्ष था, उसको इन्हें खाली करना पड़ गया। फिर लेखक बोलते हैं कि मैं अपनी माता के अनुरोध पर, मैं अपनी माता के आग्रह पर, उनके रिक्वेस्ट पर, मैं अपने दफ्तर यानी कि ऑफिस से 2-3 दिन की छुट्टी पहले ही ले लिया था, क्योंकि मुझे नानू काका को मंत्रियों से मिलाना था। यानी कि वे बोलते हैं कि नानू काका को मंत्री से मिलाने के लिए मैं 2-3 दिन के लिए छुट्टी ले लिया था, और तीसरे पहर में मैं नानू काका को कार में बैठाकर नॉर्थ ब्लॉक में ले गया। नॉर्थ ब्लॉक जाने के बाद नानू काका मंत्री से मिलने के लिए अंदर चले गए, और मैं बाहर ही पार्क में प्रतीक्षा करता रहा। वह 2 घंटों के बाद सुंदर मराठी भाषा में अपशब्द बुदबुदाते, यानी कि अपने मुंह में ही अपशब्द बुदबुदाते आए, यानी कि कुछ अपशब्द बोल रहे होंगे। लेखक को साहस नहीं होता है कि वे कुछ पूछ सकें कि क्या हुआ, और बिना कुछ बोले वे कार को चालू कर देते हैं और ले चलते हैं। कुछ देर बाद जो है, नानू काका एकदम शांत हो जाते हैं और बोलते हैं कि 2 घंटे तक मैंने गलियारों में पैर पटकते रहा मंत्रियों से मिलने के लिए, लेकिन मुझे इस चपरासी से उस चपरासी के पास, और उस चपरासी से उस चपरासी के पास, यानी एक चपरासी से दूसरे चपरासी के पास और दूसरे चपरासी से तीसरे चपरासी के पास, इसी तरह से भेजा जाता रहा, लेकिन मुझे मंत्री से मिलाया नहीं गया। अंत में मैं एक डिप्टी सेक्रेटरी से भेंट करने में सफल हो गया। अब तो 3 दिन के पश्चात ही कुछ हो सकता है। खैर, ये तो शर्म की बात है। फिर नानू काका मराठी भाषा में कुछ फिर अपने जुबान से अपशब्द निकालते हैं। खैर, वे इस तरह की जितने भी बातें बोलते हैं वे मराठी भाषा में ही बोलते हैं। फिर लेखक का कहना है कि जब हम लोग जा रहे थे, ठीक उसी समय एक पिल्ले भड़किले यानी कि चमचमाती हुई कार, स्पोर्ट कार
जोर से हॉर्न बजाते हुए तेजी से निकल गई और उस गाड़ी में जो युवक बैठा हुआ था उसने मेरी ओर हाथ हिलाया। तब यह देखकर नानू काका बोलते हैं, कितना उदंड आदमी है, कौन था वह? तब लेखक कहते हैं, रतिराम नाम का व्यक्ति उसी मंत्रालय में काम करता है जिसमें मैं काम करता हूं। फिर वे इतना कहने के बाद कुछ शांत हो जाते हैं। फिर वे बोलते हैं कि जो रतिराम नाम का व्यक्ति है उसके ट्रेड कमिश्नर के रूप में हजरत बरकत अली आप जानते हैं, जो राजदूत है के पास जाने की कुछ बात चली थी, परंतु कहते हैं यह अब समाप्त हो गई। मैंने कुछ बातचीत, यानी लेखक का कहना है कि मैंने ऐसे ही बातचीत को आगे बढ़ाने के लिए ऐसा बोला। फिर नानू काका अचानक बोल पड़ते हैं, तुम भी किसी विदेशी नियुक्ति पर क्यों नहीं चले जाते? तब लेखक कहते हैं, विदेश जाने की नियुक्ति प्राप्त करना उसी श्रेणी में आता है जिसमें मंत्री से भेंट करने का समय प्राप्त करना। मामा जी वे थोड़ा सा रूखेपन होकर के बोलते हैं, इसके लिए प्रभाव की आवश्यकता होती है। रतिराम सोहनलाल रतिराम का बेटा है, जो आप जानते हो दिल्ली में पार्टी का सर्वोच्च अधिकारी है। यह सुनकर नानू काका अचानक झटके के साथ संभल कर बैठ गए और बोले, क्या बात थी, तुमने क्या कहा? सोहनलाल रतिराम का बेटा है, कितनी शानदार बात है। अच्छा। वह अपनी सीट पर पीछे की ओर झुककर बैठ गए और बहुत समय तक लेखक को घूरते रहे। अच्छा, अब मैं देखता हूं तुम्हारे पास बंद गले का जोधपुरी कोट है ना? यानी कि नानू काका बोलते हैं, चलो ठीक है, मैं देखता हूं, उसके बारे में मैं सोचता हूं। ये बताओ कि पहले तुम्हारे पास बंद गले का जोधपुरी कोट है? और तुम्हें पगड़ी बांधनी आती है? लेखक बोलते हैं, नहीं। तब नानू काका बोलते हैं, अच्छा चलो, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, मैं ही पगड़ी बांध दूंगा, लेकिन फिर भी मैं निपुण नहीं हूं। यह टाई और कॉलर का काम आजकल ठीक नहीं है। फिर नानू काका कहते हैं, चलो घर चलते हैं, जब तुम कपड़े बदल लोगे तो हम चलकर उससे मिलेंगे। फिर लेखक कहते हैं, किससे मिलेंगे? क्यों? लाला सोहनलाल से मिलेंगे, ऐसा नानू काका ने कहते हैं। फिर लेखक बोलता है, क्या आप उसे जानते हो? तब नानू काका बोलते हैं, बिल्कुल नहीं। फिर लेखक बोलते हैं, मैंने जोधपुरी कोट पहना और नानू काका ने नारंगी रंग की एक बड़ी पगड़ी मेरे सिर पर बांध दी और वे बोले, ऐसे बर्ताव करना जैसे तुम मेरे एक प्रकार के एडीसी हो। उन्होंने सोहनलाल के घर चलते समय मुझे सचेत किया। जब हम लोग वहां पहुंचे तो बेदाग सफ़ेद कपड़े पहने एक सेक्रेटरी ने हमारा स्वागत किया और बड़े ही विनयपूर्वक वह हम लोगों से हमारे काम के बारे में पूछा। पूछने से पहले ही सबसे पहले उसने हमें ठंडे कमरे में लेकर के गया और उसके बाद पूछा, उसने पूछा कि आप लोगों का कैसे आना हुआ। तब फिर नानू काका ऐसे ही लापरवाही से कहा, बस ऐसे ही आ गया।
मैं दिल्ली में जमींदारों की सभा में आया था, जो कि अनौपचारिक सभा थी। जैसा आप जानते ही हैं कि हम जमींदार आजकल लोकप्रिय नहीं रह गए हैं। वीपी ने मुझे तार भेजा है, वह मुझसे मिलना चाहता है, परंतु वह वाशिंगटन से कल से पहले नहीं आएगा। मैंने सोचा चलो लाला जी से मिल लें और उन्हें बता दें कि हम जमींदारों ने कृषि वोटों के लिए क्या क्या व्यवस्था किए हैं। फिर लेखक कहते हैं कि वास्तव में नानू काका का बोल थोड़ा सा मध्यम पड़ गया और वैसे भी सेक्रेटरी के ऊपर उनकी बात का कोई प्रभाव नहीं पड़ रहा था, लेकिन वो विनम्र था और होशियारी से काम ले रहा था। मैं देख रहा था, नानू काका बोलते हैं कि मैं देखना चाहता हूं कि लाला जी खाली हैं या नहीं। तब फिर सेक्रेटरी बोलता है वह किसी भी मुलाकात करने वाले लोगों से बिना पूर्व निर्धारित प्रयुक्ति के नहीं मिलते हैं। सबसे पहले यानी कि वो बोले कि वे बिना अपॉइंटमेंट के किसी से नहीं मिलते हैं। फिर सेक्रेटरी अंदर जाता है और उस समय लाला जी शायद खाली ही थे। उनके मुंह से गड़गड़ाहट की आवाज़ सुनाई दे रही थी, जैसे कि वो कुल्ला कर रहे हों। और तभी सेक्रेटरी और उनके आपस की बात करने की आवाज़ जो है सुनाई दे रही थी। इधर लेखक का कहना है कि नानू काका हमसे अनायास ही यानी कि ऐसे ही पूछते हैं आज क्या दिन है। मुझे लगा कि वह असामान्य उच्च स्वर में बोल रहे थे, यानी कि मैं समझ गया कि वो ऐसे ही बोल रहे हैं सुनाने के लिए। मैंने भी बोला मंगलवार। तब उन्होंने कहा बस मंगलवार? और जरा सोचो कि रविवार को मैं बेरूत में था। है ना आश्चर्य की बात। यह सुनकर मेरे तो दम ही सरक गए। मैंने सहमति प्रकट करते हुए बोला कि हाँ, एकदम अद्भुत। फिर नानू काका बोलते हैं और यदि मैं हजरत की बात मान लेता तो मैं अभी विदेश में ही होता। मेरा यार HB मुझे विदेश मंत्री के पास खींच ले जाने के लिए व्याकुल था। साथ वाले कमरे से हुक्के की एक समान आती गड़गड़ाहट अचानक रुक गई। यानी कि जैसे ही नानू काका ने इस बात को बोला, वैसे ही उधर से जो गड़गड़ाहट की आवाज़ आ रही थी वो अचानक बंद हो गई। फिर अचानक नानू काका ने कहा, तुमने क्या कहा? यद्यपि लेखक मुंह खोल भी नहीं पाए थे। फिर दोबारा नानू काका बोल पड़े, मैं क्यों न रुका रहा? तुम्हें पता है कि पिछली बार HB ने क्या किया था? जब वह जेनेवा में था, मुझे कपास की बातचीत में सम्मिलित कर लिया। इसके अतिरिक्त बंबई से SK मुझे समुद्री तार पर तार भेज रहा था। वास्तव में ये सब सारी बातें जितनी भी हैं वो नानू काका ऐसे ही इम्प्रेस करने के लिए सोहनलाल को ऐसा बोलते हैं। फिर अचानक उधर से उसी क्षण सोहनलाल रतिराम दौड़ा चला आया और उसका सेक्रेटरी उसके पीछे था। और बाद में एक दूसरे से परिचय हुआ और राजनीतिक कुछ बातें हुई और ज्यों ही परिचय ज्ञापन समाप्त हुआ, सोहनलाल रतिराम ने सेक्रेटरी को कॉफ़ी, मिठाई और पान का ऑर्डर देने के लिए भगा दिया। तब फिर सोहनलाल रतिराम अचानक बोल पड़ता है
मैंने सुना है कि आप हजरत बरकत अली को भली भांति जानते हो। सोहनलाल इस बात को मुस्कुराते हुए खुशामदी शब्दों में बोलता है। तब नानू काका बोलते हैं, अच्छा वो पुराना यार एचबी, आपको कैसे पता है कि मैं एचबी को जानता हूँ? वास्तव में हम स्कूल में इकट्ठे थे, यानी कि एक साथ रहते थे। सदा मुझे एक प्रकार से अपना बड़ा भाई मानता था। वास्तव में वह मेरे साथ बहुत ही भावुक रहता था। आज भी वह मुझसे परामर्श किए बिना कोई निर्णय नहीं लेता है। जब प्रधानमंत्री ने उसके सामने राजदूत के पद का प्रस्ताव रखा, तो क्या आप जानते हैं एचबी ने क्या किया? सबसे पहले उसने निर्णय लेने से पहले मुझसे एडवाइस लिया और मैंने उसकी सहायता की। तब सोहनलाल बोलते, आपने? तब नानू काका बोलते, हाँ मैंने। प्यारा पुराना एचबी, वो मेरा दोस्त है। ऐसा नानू काका बढ़ा चढ़ा करके बोलते हैं। और वास्तव में ये सब जितनी भी बातें हैं वो सारा चीज़ एक काल्पनिक है। ये सारा चीज़ वो भांज रहे हैं। देयर इज नो रियलिटी इन दिस मैटर्स। इसमें कोई रियलिटी वाली बात नहीं है। सोहनलाल अपने रंगे दांतों से, यानी पान से रंगीन दांतों से, यानी कि उसके दांत जो थे पान से रंगे हुए थे लाल, उसको दिखाते हुए हंसता है, हा 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 हा। और वो बोलता है, इस बात में तो यह सौभाग्य है कि आप मेरे घर पर आए। ये मेरे लिए बहुत ही बड़ी सौभाग्य की बात है, क्योंकि मेरा बेटा आजकल बैलेंस मिनिस्ट्री में है। वह हजरत बरकत अली के पास व्यापार आयुक्त के रूप में जा रहा था, परंतु आप जानते हो कि कैसे षड्यंत्र चलते रहे थे। आजकल तो ये आम चीज हो गया है। लोग एक दूसरे के साथ षड्यंत्र रचते रहते हैं। किसी ने मेरे बेटे के विरुद्ध राजदूत के कान भर दिए, किसी निष्कासित व्यक्ति की संपत्ति के बारे में। वास्तव में वह बिल्कुल वैध थे। फिर वह चुप हो जाता है। फिर नानू काका ने उनसे हाथ हिलाकर के स्पष्ट करते हुए बोला कि यह तो बहुत ही सरल काम है। उन्होंने घोषणा की, यानी कि नानू काका ने घोषणा की, मैं एचपी को पत्र लिखकर कह दूंगा। यह सुनकर सोहनलाल रतिराम उनका धन्यवाद करता है। तो ये बोलते हैं, नहीं, मेरा धन्यवाद करने की कोई आवश्यकता नहीं है। आखिर हम सामाजिक व्यक्तियों का एक दूसरे के लिए काम करना ही पड़ता है। यानी कि हम लोग सामाजिक व्यक्ति हैं, हम लोग को एक दूसरे के लिए काम करना ही पड़ता है। तब फिर यह सुनकर सोहनलाल रतिराम बोला, भला कर भला हो। नानू काका ने अपनी चांदी का डिब्बा निकाला जिसमें उनका खैनी था, और वे उसमें से एक चुटकी खैनी निकाली और उनको मला और खाया, अपने होठों के नीचे दबा लिया। फिर अपने अंगूछे से जो है अपने हाथ को झाड़ लिया। फिर लापरवाही से उन्होंने अपनी जुबान से जन कल्याण मंत्री का नाम ले लिया। अचानक सोहनलाल के चेहरे पर जो मुस्कान थी वो गायब हो जाती है और वो बोलता है, क्या वह आपका मित्र है? तब नानू काका ने स्वीकारते हुए बोलता है, नहीं, ऐसा तो नहीं है। तब फिर बोलता है, सॉरी, नानू काका और बोलते हैं कि ऐसा तो नहीं है, लेकिन उसे थोड़ा बहुत जान पहचान है। तब यह सुनकर सोहनलाल रतिराम जो है फिर खुश हो जाता है। वो चैन की सांस लेकर बोलता है,
बड़ी खुशी की बात है, वह आदमी बहुत ही घृणित है। मैंने उसे टिकट दिया, हर प्रकार से उसकी सहायता की, लेकिन उसके बदले में मुझे क्या मिला? फिर लेखक कहते हैं कि मुझे इन बातों से पता चलता है कि मैंने उस समय पता चला कि सोहनलाल जो कभी मंत्री के घनिष्ठ मित्र थे, यानी कल्याण मंत्री के घनिष्ठ मित्र थे, अब वे एक दूसरे के खून के प्यासे हो गए, यानी कि दोनों में बहुत काफ़ी ये दुश्मनी चलने लगी। पिछले वर्ष जब वे अपनी मंत्री से, यानी कि जब वे अपनी बेटी के लिए मंत्री से विवाह का प्रस्ताव रखा, तो उन्होंने इनकार कर दिया और उसी समय से ये दुश्मनी चलती आ रही है। उसे तो कोई राजकुमार चाहिए, सोहनलाल ने बोला कि उसे तो कोई राजकुमार चाहिए। आजकल राजकुमार क्या होता है? मैं गोपनीय रूप से आपको बताना चाहता हूं, मंत्री ने अपने पांव पर कुल्हाड़ी मार ली है। मुझे बड़ा ही आश्चर्य होगा यदि उसे अगले मतदान में टिकट मिल गया तो बहुत आश्चर्य की बात होगी। वास्तव में बेटी मंत्री की थी और सोहनलाल का बेटा था, यानी कि मंत्री से इसने, यानी कि सोहनलाल ने उसकी बेटी का हाथ मांगा था कि आप अपनी बेटी का शादी मेरे बेटे से कर दीजिए। तो इसी बात को लेकर के कहते हैं कि वह तो राजकुमार चाहता है। वाह, और ऐसा राजकुमार कहाँ मिलेगा? ये तो बहुत ही हास्यास्पद बात है। फिर उन्होंने कहा कि हाँ, एक राजकुमार है जिसे कि वो अपनी बेटी का शादी करना चाहते हैं। वास्तव में तो अभी तो जन्म कुंडलियां भी नहीं मिली हैं, इधर अदला बदली, इधर क्या उधर, उधर का इधर, ये लोग कर रहे हैं। कितना लज्जापूर्ण बात है। नानू काका ने कहा, एकदम लज्जापूर्ण है। कौन सा राजकुमार बताया आपने? किस राजकुमार से वो शादी करना चाहता है? तब सोहनलाल रतिराम बोलते हैं कि वो निनोर की राजकुमार, जो कि 2 टके की रियासत है, वहीं के राजकुमार से वो शादी करना चाहता है अपनी बेटी की। इसके तुरंत पश्चात, यानी कि लेखक बोलते हैं कि जस्ट इसके तुरंत पश्चात हम लोग घर के लिए रवाना हो जाते हैं। और जाते जाते नानू काका ने सोहनलाल रतिराम को ये वचन दी कि वो एचबी को पत्र लिखेंगे, वो आज ही पत्र लिख देंगे। जब हम लोग कार में चल पड़े तो लाला जी, यानी कि जब हम लोग कार में बैठ रहे थे तो लाला जी ने नानू काका को झुक करके प्रणाम किया। गाड़ी में नानू काका एकदम विचित्र ढंग से चुप थे और घर पे जाने के बाद चुपचाप भोजन करने के पश्चात सो गए। परंतु प्रातः फिर से वह एकदम छकने लगे और उन्होंने कहा, आज प्रातः हम मंत्री जी के घर जा रहे हैं। तब मैंने कहा, यानी कि लेखक ने कहा, मैं नहीं जाऊंगा मामा जी, उसने प्रार्थना करते हुए कहा। परंतु ये बातें जो लेखक बोले, उस बात को वो इस तरह से इग्नोर किए नानू काका, जैसे कि उन्होंने सुना ही नहीं, और एक नशीले पदार्थ को वे सूंघने लगे। अचानक फिर वो बोलते हैं कि क्या तुम्हारे पास कोई बड़ी गाड़ी है? क्या तुम्हारे पास कोई बड़ी गाड़ी है?
यह तुम्हारी कार जो है बहुत छोटी है और पुरानी है। हमें किसी अधिक प्रभावशाली चीज़ की आवश्यकता है। तुमने देखा था कि सेक्रेटरी ने पहले हमारे साथ कैसा रुख व्यवहार किया था। यदि हम बड़ी कार में जाते तो बात कुछ और होती। तब लेखक बोलते हैं कि टैक्सी के बारे में आपका क्या राय है। तब नानू काका बोलते हैं, नहीं, टैक्सी नहीं, कोई निजी कार, वर्दी वाले चालक द्वारा ड्राइवर की हुई, यानी कि ऐसा कार जो कि ऑफिशियल हो, जो कि अधिकारी लोग जिसे घूमते हों, ऐसी कार। तभी लेखक को याद आया कि उसके परिचित व्यक्ति कुछ महीने पहले, तब उन्होंने कहा, लेखक ने कहा कि यानी कि लेखक को याद आया कि उन्हीं के परिचय में एक शाही खानदान का व्यक्ति जो है वो एक जुलूस के लिए, शाही परिवार के यानी कि राजसी जुलूस के लिए उसने एक कार खरीदा था जो कि बेचना चाहता। उन्होंने झट से अपने नानू काका से बोला कि क्या वो कार चलेगा। तब नानू काका बोलते हैं कि हाँ, आपको चलेगा। तब लेखक बोलते हैं, लेकिन हम लोग जिस तरह से हैं इस तरह से तो वो देगा नहीं, क्योंकि ये धनी लोगों का गंध दूर से ही सूंघ लेते हैं और गरीब लोग को तो अपने नज़दीक आने भी नहीं देते हैं। तो क्या हम लोग इस चीज़ में सफल हो पाएंगे। फिर नानू काका बोले कि या तुम मेरे ऊपर छोड़ दो, इसके लिए तुम टेंशन मत लो। नानू काका ने अपनी चेकबुक निकाली और 1000 का चेकबुक काट करके उसे अपने पुराने कोट के जेब में रख दिया और फिर लेखक को एक धोबी को बुलाने को कहा। जब लेखक ने उस धोबी को बुलाया, नानू काका ने वही कोट दे दिया जिसमें कि उन्होंने 1000 का चेक रखा था जिसके जेब में। और फिर वे उसके बाद सिक्का ऑटो डीलर के पास चले गए और नानू काका कहते हैं कि क्या जो हम लोग कार के बारे में सोच रहे थे, जिस कार के बारे में, क्या हम लोग वे लोग चला सकते हैं। पहुंचने के बाद खैर ये लेखक जो है वहाँ के मैनेजर से बात करने लगता है, बात करना शुरू करता है, यानी कि उसे बात करता है। तभी वो धोबी जो है वो 1000 का चेक लेकर के आ जाता है और बोलता है, अच्छा आप यहाँ हैं। वह हाँफता हुआ बोलता है, देखो आपने अपने कोट में क्या रखा था। तब नानू काका ने अपने पैतरे भांजते हुए बोला, ओह, मैं भी कितना लापरवाह हूं। वो बोले, मैं इस प्रकार के लापरवाही बार बार कर दिया करता हूं। ओह, ये तो तुम थे जिसने कि लौटा दिया, वरना दूसरा कोई होता तो लौटाता भी नहीं। इतना बोल करके तुम इनाम के भागीदार हो और ये लो अपना इनाम, क्योंकि ईमानदारी जैसा कोई चीज़ नहीं है। और उन्होंने उस धोबी को अपने जेब से 2 रुपए का नोट निकाल करके दे दिया और उसके पीठ पर थपथपा दिया। तब फिर लेखक का कहना है कि धन के इस प्रदर्शन के पश्चात, यानी कि ऐसा करने के बाद, कार लेना तो बिल्कुल ही सरल हो गई। मैं अपना सफ़ेद जोधपुरी कोट और नारंगी पगड़ी पहने हुए कार को चलाने लगा और मेरे पीछे नानू काका एकदम शान और शौकत के साथ
बैठे हुए थे और पूर्णतः वही दिखाई दे रहे थे जो वह दिखाई देना चाहते थे, एक रियासत का पुश्तैनी पंडित। फिर लेखक बोलते हैं कि हम लोग मंत्री के घर गए और नौकर व सेक्रेटरी नानू काका के आगे पीछे भागने लगे, परंतु उन्होंने अपने आने का प्रयोजन कभी किसी के सामने प्रकट नहीं किया। लोगों ने आने का प्रयोजन पूछा, लेकिन उन्हें बताने से साफ मना कर दिया, केवल विजिटर्स बुक मांगे। नानू काका बोले, मैं एक औपचारिक मुलाकात के लिए आया था। उन्होंने कहा, मैं मंत्री जी के काम में बाधा डालना नहीं चाहता। यह औपचारिकता जो कि हम पुरानी रियासतों में है, जिसका कि हम लोग अभी तक पालन करते हैं, महाराज इन औपचारिकताओं के बारे में बहुत आग्रही हैं। फिर कुछ देर बाद वहाँ के लोग विजिटर्स बुक लाए और नानू काका पूरे अच्छे अक्षरों में, पूरे लंबे चौड़े में, अलंकारित रूप में सजाते हुए अपना नाम लिखा और उस पर यह भी लिख दिया कि महाराजा निनौर का पुश्तैनी ज्योतिष, और उस पर पता लिख दिया लेखक के घर का, दिल्ली का। बिना एक शब्द भी बोले, जैसे कि वो बहुत ही जल्दी में हो, वे मुझे बोले कि मुझे महाराजा सुतकथा के महल में ले चलो। मुझे वे सभी जन्म कुंडलियां लौटानी है जो मुझे सौंपी गई हैं। जैसे ही कार के गेट के बाहर हम लोग मुड़े, मैंने पीछे की ओर दृष्टि डाली और ऊपरी मंजिल की खिड़की में से एक खद्दर पहने हुए व्यक्ति को हमारी ओर झांकते हुए देखा। यानी कि ऊपर से कोई झांक रहा था, जिसको कि लेखक देखते हैं। लेखक बोलते हैं, यानी कि वे उसके बाद घर पे पहुंच जाते हैं। फिर लेखक बोलते हैं कि अभी सुबह का हम लोगों ने चाय भी नहीं समाप्त की थी। उनका जो नया बिलौटा था, जो कि फर्श पर कीचड़ कर दिया था, उसको वे लोग कुछ सिखाने का प्रयास कर रहे थे। तभी एक सफ़ेद गाड़ी, यानी कि एक सफ़ेद कार लेखक के घर के सामने आकर रुकी। उनसे कल्याण मंत्री नानू काका, जिनसे कि कल्याण मंत्री मिलने आया था, नानू काका ने हाथ जोड़कर उनका स्वागत किया। नानू काका उनसे बात करते हैं। इस तरह से नानू काका वहाँ से लेखक के घर से चले जाते हैं, लेकिन लेखक को पता नहीं चलता है कि आखिर क्या रीज़न था, किस वजह से नानू काका आए थे, वो क्या चाहते थे और उनका काम हुआ कि नहीं हुआ, ये लेखक को कुछ पता नहीं चला। इस तरह से ये पाठ जो है समाप्त होती है। मैं आशा करता हूँ कि आप लोगों को ये वीडियो अच्छी लगी होगी। वास्तव में मैंने इसे पूरी ही विस्तारित रूप से किया है। ओके, थैंक यू वेरी मच।